हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएसएससी है, पहले ये यूपीएचएससी हुआ करता था। असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। 10 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आज टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। या कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। लेट्स बिगिन। रिसेंटली जनरल टॉ लैम was elected as the new president of which country? अभी हाल ही में जनरल टॉ लैम ये इलेक्ट हुए हैं नए प्रेसिडेंट। कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जनरल टॉ लैम ये इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली प्रेसिडेंट वियतनाम के। अभी रिसेंटली वियतनाम के ये प्रेसिडेंट बने हैं। Who among the following was shocked by चौरा चोरी incident which took place in Gorakhpur and withdrew non-cooperation movement on 5th Feb 1922? देखिए, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये कहां पे कब शुरू हुआ था? ये 5 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में है ये चौरी चौरा, यहां पे ये एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद में इसको वापस ले लिया गया था, विड्रॉ कर लिया गया था असहयोग आंदोलन को। यहाँ पे कोई पुलिस चौकी थी, उसको पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। इसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी और उन्होंने इसको वापस ले लिया था और उससे ये काफी शॉक थे। पहला इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राशंस ट्रेल विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज? ये राशन ट्रेल क्या है? देखिए, राशन ट्रेल है ये, इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए या किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ट्रायल, और ये किसने पब्लिश किया है? लांसेट। और इसमें है कि ये इस न्यूट्रिशनल सपोर्ट से लगभग 39 to 48% ये जो है इसमें रिडक्शन होता है इस ट्यूबरक्लोसिस में। इसके पेशेंट्स में इसकी वजह से कमी आई है, और ये स्टडी की गई है लगभग 10,000 लोगों पे, और फिर ये इसके रिजल्ट सामने आए हैं कि लगभग 39 to 48% लोगों में इसकी वजह से टीबी की बीमारी में कमी आई है। और ये कहाँ पे किया गया है? ये जो इसका सर्वे या ये जो एक्सपेरिमेंट कहें या ये ट्रायल कहें, ये किया गया है झारखंड के 4 जिलों में। और ये प्रोग्राम है, आप जानते हैं टीबी का प्रोग्राम किससे संबंधित है? NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ट्यूबरक्लोसिस राशन ट्रेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? इनमें से कौन सा देश है जो सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ? तो हमारे देश के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर इनमें से कौन से कंट्री का लगता है? देखिए, भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, और ये बॉर्डर शेयर करते हैं 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, ये शेयर करते हैं
1643 किलोमीटर। नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर होता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये शेयर होता है 1751 किलोमीटर का। और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है, तो 3323 किलोमीटर का ये शेयर होता है। तो सबसे कम बॉर्डर शेयर किसके साथ हुआ? ए, भूटान के साथ। कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ या नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है या करता है, तो उस तरीके से भी हमें तैयारी करनी होगी। Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? इसके to pursuing research कौन सी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है? इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। देखिए, अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इसमें पहले एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें 50+ टेस्ट हुए हैं, वो मिल जाता है। इस बैच में भी मिनिमम 50 के टेस्ट करवाए जाएंगे, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कई बार आप ये वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि कई बार आप कोई क्वेरी करते हैं ऑलरेडी उसको डिस्कस हो चुकी होती है, तो लगता है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और आपके एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट या कोई न्यूज में कुछ आता है तो आपको यहाँ पे शेयर कर देते हैं। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन। एक क्वेश्चन इस तरीके का आप एक्सपेक्ट करके चलिए एग्जाम में कि ये रिसर्च स्टेशन कहाँ है। किसी भी तरीके का कोई वीट, मस्टर्ड, राइस या किसी भी और तरीके का भी कोई वेदर, तो ये जितने भी हैं वैसे तो हम करवाते हैं, नोट्स में भी आपको ये सेंड कर देंगे, तो आप भी अपनी तरीके से कीजिएगा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। जो सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन है ये कटक में है, ओडिशा में। कटक ओडिशा में है। अभी इसकी स्थापना कब हुई है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 23 अप्रैल 1946 को। अगर कटक नहीं है ऑप्शन में तो विद्याधरपुर है। विद्याधरपुर ये कटक ओडिशा में ही है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए कटक नहीं देते, ये विद्याधरपुर दे देते हैं आपको ऑप्शन में। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर के रामैया थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। और उनको एमिनेंट एक राइस ब्रीडर भी कहा जाता है, और बाद में वो ही बने थे जो अभी रिसेंटली ICAR है, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन 1966 के अराउंड जो डॉक्टर के रामैया थे वो इसके फाउंडर थे सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन के। वो ही बाद में जाके इसको संभाला था ICAR को, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। The mating and nesting around 50% of the world's olive ridley turtles, the smallest and abundant sea turtles, is located in। पूरे वर्ल्ड के लगभग 50% समुद्री कछुए, छोटे और अबंडेंट, ये कहाँ पे हैं? इनका मेटिंग और नेस्टिंग यही होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये पूरा ध्यान रखना होगा कि ये है ऋषिकुल्या रिवर है, और वहां पे है ये ओडिशा में ही है, ओडिशा कोस्ट पे। ये लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडली जो समुद्री कछुए हैं उसकी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जो मैक्सिको का कोस्ट है, जो मैक्सिको का कोस्ट है, मैक्सिको का तट। और उसके बाद आता है कोस्टा रिका तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ओडिशा का तट आता है समुद्री कछुओं को ये मास नेस्टिंग के लिए। ये यहाँ पे है जो एक गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी भी है, और ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनी कहा जाता है इसका सी टर्टल्स के लिए। कौन सा? गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी। गहीरमाथा ये भी पूछा जाता है कई बार।
और इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसका शेड्यूल फर्स्ट है। एक तो ये स्टेटस है इसका। दूसरा इसका स्टेटस IUCN में क्या है, जो IUCN है रेड लिस्ट होती है, उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। तीसरा एक और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस होता है CITES, उसका ये अपेंडिक्स फर्स्ट में है। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज आने वाले टाइम में करवाते रहेंगे, आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट। हजार्डियस एयर पोल्यूटेंट या टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट, ये वो पोल्यूटेंट होते हैं जो सस्पेक्टेड टू कॉज कैंसर और अदर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स, मतलब जिनकी वजह से कैंसर हो या कोई अदर सीरियस स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके इफेक्ट हो, उनको कहा जाता है टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा है? दिस वन इज मोस्ट टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट, थर्ड इज करेक्ट आंसर। सभी टेस्ट में 30 क्वेश्चन मिलते हैं आपको और पूरा सिलेबस कवर होता है, और कई बार टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं या यूनिट स्पेशल टेस्ट कहें, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का अलग टेस्ट हो गया, पॉलिटी का अलग टेस्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इनके तीन चार टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे देखने को मिलेंगे, और बाकी के फुल लेंथ टेस्ट, चाहे वो आपका रिसर्च हो, ICT हो, जो भी हो, सब पे अलग अलग टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट में भी है, सब कवर किए जाते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। एज वन मूव्स फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड्स इक्वेटर द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। देखिए अगर आप पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये नदर्न पोल है, ये सदर्न पोल है, इससे आप इक्वेटर 0 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट है या जो एनिमल स्पेसीज है वो क्या होगा? ये बढ़ेगा, घटेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा? तो देखिए अगर आप मूव कर रहे हैं इक्वेटर की तरफ, तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट जो एनिमल स्पीसीज है ये राइज होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो वार्मर टेम्परेचर है अबाउट द इक्वेटर, ये डिलीवर करता है ट्रिमेंडस क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे सोलर एनर्जी है या फिर एक्टोथर्मिक स्पीसीज है, इस तरीके से। तो यही वजह रहती है, कई सारे जो स्पीसीज हैं या प्लांट डाइवर्सिटी है वो इक्वेटर के नजदीक है, वहां पे एनर्जी मिल जाती है, इनको सूर्य किरण मिल जाती है, इसलिए बढ़ता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। एक सेंसस पे क्वेश्चन आता ही आता है, वो किसी भी तरीके से पूछा जाए, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। टेस्ट सीरीज रेगुलर फॉलो करते रहिए यहाँ पे, या फिर आप अपने हिसाब से भी, तो ये टॉपिक जरूर आप अपने लेवल पे इसको क्लियर कीजिएगा। 2011 की बात हो रही है, तो इसमें बिहार है। बिहार में मोस्ट एलिवेटेड इनहेबिटेंट लगभग बात करें तो 1106 इंडिविजुअल्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106। और रेजिडेंट थिकनेस की बात करें, ये तो इनहेबिटेंट है, और रेजिडेंस की बात करें तो 1028 इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर में है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का 829, 829, और इसके बाद नहीं, उत्तर प्रदेश में 829 है, केरला में 860 है, तो सबसे ज्यादा बिहार में है, जनसंख्या घनत्व बिहार का है। The provision for the anti-defection law is given under which schedule of the Constitution? Anti-defection law ये दल बदल कानून कहा जाता है इसको। कई बार शेड्यूल पूछ लिया जाता है और कई बार ये आपसे अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है। 52वां संविधान अमेंडमेंट था, 52nd अमेंडमेंट, और ये 1985 में किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, और ये किससे है? 10th शेड्यूल में।
The 106th Constitutional Amendment Act provides for how much reservation for women in Lok Sabha and State Legislative Assembly. जब ये नई पार्लियामेंट बनी है तो नई पार्लियामेंट में जो सबसे पहला बिल पास हुआ है वो ये ही है 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये किसके लिए था? ये महिलाओं को इसमें लोकसभा और राज्य, ये जो स्टेट की विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पास किया गया था। स्पेशल सेशन बुलाया गया था। ये काफी हिस्टोरिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये जरूर याद रखिएगा। 106वां था, ये था रिजर्वेशन विमेन्स के लिए। 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था। और इसमें क्वेश्चन में अगर आपको लोकसभा और स्टेट असेंबली दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी में नहीं दिया गया था, ये यूनियन टेरिटरीज में भी दिया गया है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, लोकसभा स्पीकर है उनको किस तरीके से उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है? लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? हाउस में लोकसभा स्पीकर को एक रिजोल्यूशन पास करके इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द हाउस। देखिए ऑर्डिनरी मेजोरिटी में क्या होता है कि जो वहां प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट किया, जैसे लोकसभा में सपोज 250 मेंबर हैं तो इनमें से 250 प्रेजेंट है। अब 126 लोगों ने अगर वोटिंग कर दी तो वो तो हो गई कोई ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए। लेकिन लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए जो भी जितने भी मेंबर हैं उस हाउस के, वो मेजोरिटी से, आप समझ गए होंगे ऑर्डिनरी बिल में तो और इफेक्टिव मेजोरिटी और ऑर्डिनरी मेजोरिटी में क्या फर्क है? सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव में सारे मेंबर होने चाहिए और फिर मेजोरिटी से पास करो। लेकिन जो ऑर्डिनरी मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी, उसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट है और वोट कर दिया उसके हिसाब से भी आप ऑर्डिनरी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी कह सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ द हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% से ज्यादा। तो इसमें 50% से ज्यादा हो गया। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? इसमें 2/3 होता है। स्पेशल मेजोरिटी का पूछा जाता है कई बार कि ये कहां पे है, किसमें मेंशन है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी का जिक्र है आर्टिकल 368 में। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है लोकसभा स्पीकर को, और ये बाकी मेजोरिटी क्या होती है ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप अपने लेवल पे पढ़िएगा, आने वाले टेस्ट में और करवा दें। द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ए कंट्रीज इंपोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट इज कॉल्ड। एक रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ कंट्रीज, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है दो देशों का, उसको क्या कहा जाता है? देखिए एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? स्पेशली इसको रेफर किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो और कैलकुलेटेड एज ए डिफरेंस बिटवीन जो टोटल वैल्यू है एक्सपोर्ट गुड और जो सर्विस या क्रेडिट कहें, और जो टोटल वैल्यू है इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस का डेबिट। तो डिफरेंस कैसे होता है? क्रेडिट और डेबिट के बीच में कैलकुलेट किया जाता है ये डिफरेंस, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है दो देशों के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कैलकुलेट किया जाता है। जो डिफरेंस होता है क्रेडिट और डेबिट का, उसके बेस पे। दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या होता है? देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये एक बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसी भी देश के इसमें कंसिडर किए जाते हैं, इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो
आपसे पूछा जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कंसिडर होता है? बिल्कुल, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ट्रांसफर और जो भी अदर ट्रांसफर है वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। यूं कहें ये कैप्चर करता है जो ओवरऑल फ्लो ऑफ मनी है इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्री। आप समझ गए, इनटू और आउट ऑफ द कंट्री दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंसिडर किया जाता है। बैलेंस ऑफ करेंसी क्या होता है? ये कोई यूं कहें स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टर्म है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बनाया हुआ है सिर्फ जैसे पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है, ये बनाया हुआ है, कहीं है नहीं लिखा हुआ। वैसे ही बैलेंस ऑफ करेंसी कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टर्म है जो एग्जिस्ट करती नहीं है। अब इस क्वेश्चन का देखा जाए तो करेक्ट आंसर आएगा कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इसमें सब चीजें आ गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। इसीलिए जो पेमेंट है बायर और सेलर के बीच में उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये यूज लिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। आप ये मत समझना कि ये ट्रेड का जो इम्बैलेंस है उसको मेजर किया जाता है, ट्रेड इम्बैलेंस मेजर नहीं किया जाता है, इससे फैसिलिटेट किया जाता है जो बायर और सेलर के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड है उसके पेमेंट। उम्मीद है ये आपके क्लियर हो गया होगा। आगे और कोई क्वेश्चन आएगा उसमें अच्छे से और क्लियर कर लेंगे, अगर कोई डाउट रह गया तो अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेज आर रिलीज बाय नीति आयोग? ये इंडेक्स कहिए आप इसको, सिंपल भाषा में समझे तो वो अलग अलग टर्म है अलग अलग इंस्टीट्यूट के लिए। देखिए, नीति आयोग एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या है? एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और अब इसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया है। ये कब बनाया है? 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया था। ये क्या करता है? एक बॉटम अप अप्रोच है इसका। जो कोई विजन है या कोई पॉलिसी है, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, इस तरीके का, या यूं कहें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का आप अध्यक्ष कहें, चेयरपर्सन कहें, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका वाइस चेयरमैन होता है एक, और वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है। अभी रिसेंटली जो नीति आयोग का वाइस चेयरमैन है ये है श्री सुमन बेरी। श्री सुमन बेरी अभी ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग इनमें से कौन से इंडेक्स जारी करता है? तो देखिए, नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है? स्टेट एनर्जी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, स्टेट की हेल्थ का इंडेक्स, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो इंडिया इंडेक्स है ये नीति आयोग जारी करता है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के क्या इंडेक्स हैं, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, ये सभी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा सभी। Which 5-year plan had an objective of rapid industrialization with particular emphasis on development of basic and heavy industries? हमसे पूछा जा रहा है कौन सा 5-year प्लान था जिसका ऑब्जेक्टिव था क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, उसका ये
पूरा ऑब्जेक्टिव था, उसी बेस पे एक 5 ईयर प्लान तैयार किया गया था और उसमें भी पूरा फोकस था बेसिक और हैवी इंडस्ट्री पे। तो ये था सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान है, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1956 में और ये ऑपरेशनल हुआ था 1961 से। ये किस पे बेस्ड था, कई बार आपसे पूछा जाता है किस मॉडल पे बेस्ड था। तो ये मॉडल था मोहेलानोबिस मॉडल, इस मॉडल पे बेस्ड था ये। एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान का पूछा जाता है एग्जाम में, इसको देखिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा, काफी मेहनत कर रहे हैं और आपको जितना पॉसिबल। और कई लोग पूछते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, टेस्ट सीरीज काम आएगी। तो पहले जो करवाए हैं, पिछले एग्जाम जो हुआ है 16, 18, 20, 22 और 24, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हैं जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 है। और ये कहने का नहीं है, सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट, प्रीवियस ईयर का पेपर ये चैनल पे अवेलेबल है और बताया हुआ है किस टेस्ट से कौन सा क्वेश्चन आया, आप चेक कर लीजिएगा। In the last one decade, which one among the following sectors has attracted the highest foreign direct investment inflow into India? पूछा गया है कि पिछले डिकेड में, लास्ट 10 सालों में, पिछले 10 साल में वो कौन सा सेक्टर है इनमें से जिसमें सबसे ज्यादा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है हमारे देश में। तो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम ऐसा फील्ड है, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें सबसे ज्यादा FDI आया है पिछले 10 सालों में। देखिए, इंडिया का जो IT मार्केट है वो इतना बूम कर चुका है कि इकोनॉमी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और एक ग्लोबल इमेज भी क्रिएट की है IT डिपार्टमेंट ने। लेकिन अब चाइना है, खुद अमेरिका है, वो नहीं चाहते कि इंडिया और आगे बढ़े या इसका और IT में ये तरक्की करे। तो ये इस मैटर को लेके गए हैं कोर्ट में, वहां चल रहा है। कई इशू क्रिएट किए हैं IT, कई डिपार्टमेंट को लेके इन लोगों ने, कंट्रीज ने। तो वो चल रहा है अभी कोर्ट में मामला, जो इंटरनेशनल कोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ए वॉलेटाइल स्टोरेज? इनमें से कौन सा वॉलेटाइल स्टोरेज है? देखिए, रैम क्या होता है? एक टेम्पररी मेमोरी है। रैम क्या है? टेम्पररी मेमोरी है। कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इसको रीड किया जा सकता है और इसका ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में इसको चेंज किया जा सकता है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसको टाइपिकली इसको यूज किया जाता है कोई वर्किंग डेटा को स्टोर करने में, मशीन कोड के लिए, और ये एक बहुत वॉलेटाइल स्टोरेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। आपका कोई भी सजेशन है आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी है तो नंबर अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके भी चेक कीजिएगा। थैंक यू।